कहते हैं वक्त अपने आप को दोहराता है और वक्त के साथ सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कविता ने अपने सवाल भी वक्त की झोली में डाल दिए कि कभी न कभी उसके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। जब कोई दुखड़ा न सुने तो उसे डायरी सहारा बनती है। कविता भी रात को अपनी डायरी से अपने दुख दर्द बांटने लगी। वक्त का चक्कर घूमा। 1 साल बाद एक दिन कविता के ससुर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। स्थिति गंभीर होने के कारण रातों रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय बड़ी बहू छुट्टियां मनाने पीहर गई हुई थी। उसके पति यानी कविता के जेठ ने फ़ोन पर उसे सारे घटनाक्रम की सूचना दे दी, लेकिन न तो उसे वापस आने के लिए कहा और न ही बड़ी बहू ने यह सोचा कि छोटी बहू अकेली ही संयुक्त परिवार का, अस्पताल का और रिश्तेदारों की आवभगत का काम संभाल रही है। उसे वापस जाना चाहिए। दिन बीते, कविता के ससुर की सर्जरी हुई और ऑपरेशन से ठीक होने के बाद उन्हें घर लाया गया। कविता की इकलौती और छोटी ननद राखी और उसके ससुराल वाले अन्य रिश्तेदार जानकार उसके ससुर का पता लेने घर आए। इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया, लेकिन 1.5 महीने पहले गई बड़ी बहू मायके से नहीं आई। एक दिन हाल पूछने आई। किसी पड़ोसन ने जब बड़ी बहू के अब तक वापस न आने का कारण पूछा तो कविता की सास टाल मटोल करती रही। फिर कविता को पास बैठा देख बड़ी बहू की तरफ से सफाई देते हुए उसकी बड़ाई करने लगी कि वह तो रोज़ फ़ोन करके ससुर जी का हाल पूछती है। कविता के मन में रुलाई फूट गई कि सारा दिन खटने वाले का कहीं कोई नाम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं, और दूर बैठे का फ़ोन भी प्रशंसनीय है। किसी किसी के गणित इतने मजबूत होते हैं कि वह कुछ न करे फिर भी उसे मान सम्मान मिलता है, और कोई अपने टुकड़े काट कर भी किसी को परोस दे तो भी खाने वाला उसमें कमियां निकाल दे, क्योंकि वह ऐसा ही लिखवा कर लाया है, इसलिए उसको कैसे कोई शाबाशी मिल सकती है। उस समय कविता ने अपनी सास को सामने से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके संस्कारों की गुत्थी उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वह अपने से बड़ों की बात का विरोध करे। लेकिन उसने गौरव को सारी बात बताई और कहा कि अगर मेरा कार्य करना न करना कोई मायने नहीं रखता तो माँ बड़ी बहू को बुला क्यों नहीं लेती। वह भी तो इतना समय बीत जाने तक वापस नहीं आई। फिर उसने गौरव को 1 साल पहले की घटना याद करवाई, जब गौरव की माँ के ऑपरेशन पर कविता को पीहर से एक दिन बाद ही बुलवा लिया गया था कि बड़ी बहू को ज़्यादा काम से परेशानी हो रही है। क्या अब कविता को परेशानी नहीं हो रही? और तो और वह पीहर में बैठी है और उसके गुण गाए जा रहे हैं। जो काम के बोझ से दबा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। यह भेदभाव क्यों? कविता की भेदभाव वाली बात को गौरव ने सिरे से नकार दिया और बड़ी बहू के पीहर से न लौटने की बात पर लीपापोती की और कहा, बेचारी का पीहर दूर है, पास होता तो ज़रूर आ जाती। कविता सोचती रही कि आखिर नीति नियम और रीति रिवाज सारे उसी के लिए ही क्यों होते हैं, और जो उन्हें सहज ही मान लेता है, जो दूसरों की परवाह करता है, जो विनम्रता से झुकता है, उसे ही क्यों बार बार झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। जो हमेशा अपने बारे में सोचे, दूसरों की परवाह न करे, हर काम में अपनी मर्जी चलाए, उसके लिए घर बाहर हर जगह के नियम शिथिल क्यों पड़ जाते हैं। कविता की डायरी सारे सवालों को अश्कों की स्याही के साथ समेट रही थी,
पर उसके सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। गौरव का ऑफिस घर के पास ही था, लेकिन कविता की नौकरी शहर से 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण बैंक में थी। वह पिछले दिनों गौरव से हुई बातें सोचते सोचते गाड़ी चला रही थी कि टोल नाका आ गया और उसे ध्यान आया कि टैग नहीं बनवाया। मैडम जी, फास्ट टैग बनवा लो, यहाँ से आते जाते समय रोज़ रोज़ टोल टैक्स वाली लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, टोल नाके पर बैठे युवक ने कविता से कहा। तो कविता ने पैसे देते हुए उत्तर दिया, कल बनवा लेंगे भैया, हमें पता नहीं था कि किसान आंदोलन में बंद हुआ यह टोल नाका फिर से चालू हो गया है। फिर उसने टोल की रसीद ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कविता द्वारा टोल टैक्स भरकर बैंक आने जाने की बात सुनकर उसके एक स्टाफ मेंबर ने कहा, टोल नाके से 10 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए इतने पैसे देना कहाँ की समझदारी है। आप शॉर्टकट ग्रामीण रास्ते से निकल जाया करो हमारी तरह। पर कविता को यह उचित नहीं लगा। अगले दिन व्यस्तताओं के कारण फास्ट टैग नहीं बन सका। नाके पर पहुंचकर कविता सोच रही थी कि आज फिर उसको दोगुनी राशि टोल टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी। तभी उसने शीशे में से देखा, पीछे से उसको शॉर्टकट रास्ते की सलाह देने वाले स्टाफ की गाड़ी आई और टोल नाका चालू देखकर शॉर्टकट जाने के लिए तेज़ी से यू टर्न करके मुड़ी और पीछे से आ रही बस से टकरा गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में भयंकर रूप नहीं लिया, लेकिन नुकसान अवश्य हुआ। कविता टोल टैक्स कटवाते हुए सोच रही थी कि समझदारी किसी है, टोल टैक्स बचाने के चक्कर में नुकसान भरने में, टैक्स भरने में। तभी मोबाइल की घंटी बजने लगी। कविता ने ड्राइविंग करते समय फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। ऑफिस पहुंचकर देखा तो वह टोल उसकी ननद राखी का था। उसने तुरंत फ़ोन मिलाया और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ राखी दी, सब ठीक है ना? पहले कभी राखी ने ऑफिस टाइम में फ़ोन नहीं किया था। नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। शेखर रोज़ किसी न किसी बहाने फ़ोन पर झगड़ा करता है और मुझ पर मुंबई से जयपुर ट्रांसफ़र करवाने के लिए या नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाता है। मुझसे अब सहन नहीं होता। जबकि शादी से पहले ही यह बात शेखर और उसकी फैमिली के साथ तय हुई थी कि मैं अपनी जॉब के साथ कोई समझौता नहीं करूँगी। तब यही कहा गया था कि शेखर मुंबई ट्रांसफ़र करवा लेगा। राखी एक ही सांस में सब बोल गई। राखी दी, चिंता न करो, मैं तुम्हारे भैया से कहूँगी, वो शेखर से बात कर लेंगे, कोई न कोई हल निकल आएगा। कविता ने राखी को ढांढस बंधाते हुए कहा। राखी, रहने दो भाभी, गौरव भैया आपकी बात कितनी सुनते हैं मुझे पता है, मैं खुद भैया से बात कर लूँगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको टेंशन हो जाती है। आपको इसलिए फ़ोन किया है कि भैया जब ऑफिस से आ जाएं तो मुझे बता देना। ठीक है, कहते हुए कविता ने फ़ोन रख दिया और अपने काम में लग गई। मार्च का आखिरी दिन होने के कारण पूरा दिन बैंक में बहुत काम था, पर उसके दिमाग में राखी की बातें घूमती रही। कविता को दिन भर फ़ोन देखने की फुर्सत नहीं मिली। शाम को घर पहुंचने में भी आधे घंटे की देरी हो गई। घर पर गौरव की गाड़ी को देखकर वह समझ गई कि वह ऑफिस से आ गए हैं। वह बरामदे के वॉश बेसिन से हाथ मुँह धोकर सीधी किचन में चली गई।
2 कप चाय और कुछ स्नैक्स लेकर कविता अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची तो गौरव की आवाज़ सुनकर उसके पांव ठिठक गए। गौरव फ़ोन पर आग बबूला हो रहा था। उसने अभी मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। मैं उसको दिन में तारे दिखा दूंगा। समझता क्या है वह खुद को। तभी कविता अंदर आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।